नमस्कार मित्रों, अपना जो बिंदु है चल रहा था शब्द शक्ति का। पहले वाले वीडियो में अभिधा लक्ष्य जो शब्द शक्ति है उसको हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अपनी दूसरी शब्द शक्ति का जो दूसरा भेद था लक्षणा शब्द शक्ति वो चल रही थी। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक बार मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। जहाँ मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है, मुख्य अर्थ जो है उसको समझने में बाधा आती है, उसके बाद रूढ़ि के आधार पर, परंपरा के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर उसका कोई दूसरा अर्थ निकाला जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब देखिए लक्षणा शब्द शक्ति के भेद प्रकार। आचार्य विश्वनाथ, संस्कृत में आचार्य वे विश्वनाथ, उन्होंने शब्द शक्ति के जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसके 80 भेद माने। ये तो कंपटीशन का प्रश्न हो गया, बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है। कंपटीशन में जरूर पूछा जा सकता है कि आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद बताए, तो 80 भेद उन्होंने बताए हैं। अब मुख्य तौर पर देखा जाए तो मुख्यतः लक्षणा जो है शब्द शक्ति उसके कितने भेद होते हैं? 2 ही भेद होते हैं, 2 ही भेद माने गए हैं। बोर्ड एग्जाम में ये काम आएगा आपके। एक तो है रूढ़ा लक्षणा और दूसरा भेद है प्रयोजनवती लक्षणा। तो 2 भेद हो गए, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अब इनको विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है रूढ़ा लक्षणा। जो क्या हो गया? जो शब्द किसी के लिए रूढ़ हो गया है। तो जब किसी रूढ़ि या प्रचलन के कारण मुख्यार्थ में क्या हो, बाधा हो गई है, उस मुख्यार्थ को छोड़कर कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। किस आधार पर? रूढ़ि के आधार पर या प्रचलन के आधार पर मुख्य अर्थ को छोड़कर कोई दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। इसे रूढ़ि लक्षणा, रूढ़िमती लक्षणा और रूढ़ि मूला लक्षणा भी कहते हैं। लेकिन सर्वप्रचलित जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में आता है नाम, वो आता है रूढ़ा लक्षणा ही। उदाहरण देखिए, राजस्थान वीर है। यहाँ राजस्थान वीर है, राजस्थान वीर हो सकता है क्या? राजस्थान तो क्या हो गया? निर्जीव है, राज्य का नाम है निर्जीव। निर्जीव वीर कैसे हो सकता है? तो मुख्य अर्थ में क्या आ गई है? बाधा आ गई है। अब रूढ़ि के आधार पर या प्रचलन के आधार पर देखिए इसका अर्थ निकालेंगे। राजस्थान के जो लोग हैं उनको राजस्थान वीर है, इसका मतलब है राजस्थान के जो लोग हैं वो क्या है? वीर है। राजस्थान के जो लोग हैं उनको राजस्थानी या राजस्थान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मुख्य जो अर्थ है, मुख्यार्थ जो है उसमें बाधा हो गई है और फिर प्रचलन के आधार पर इसका अर्थ निकाला गया है, रूढ़ि के आधार पर इसका अर्थ निकाला गया है, तो यहाँ रूढ़ा लक्षणा हो गई। आइए गांधी जी, दूसरा वाक्य देखिए, आइए गांधी जी। तो गांधी जी थोड़ी आए यहाँ पर, मुख्य अर्थ गांधी जी के लिए थोड़ी आया है, नहीं, यहाँ गांधी जी के लिए नहीं आया, बल्कि जो गांधी जी जैसे विचारों वाले सिद्धांतवादी जो लोग हैं, सत्य पर चलने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये शब्द काम में लिया गया है। तो यहाँ मुख्य अर्थ गांधी जी के लिए नहीं आया, मुख्य अर्थ में तो बाधा उत्पन्न हो गई है, लेकिन प्रचलन और रूढ़ि के आधार पर वैसे जो सिद्धांत होते हैं उनके आधार पर यहाँ पर किसी को भी गांधी जी कहा गया है, तो यहाँ पर रूढ़ा लक्षणा हो गई। अगला देखिए, मुंह के ताला लग गया। ताला लग गया यानी चाबी लगा के यहाँ मुंह के ताला थोड़ा लगाया गया, नहीं, मुख्य अर्थ में क्या हो गई है? बाधा उत्पन्न हो गई है। ताला लगाने पर क्या हो जाता है? वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो इसका अर्थ निकलेगा कि मुंह को बंद कर लीजिए। तो यहाँ पर भी रूढ़ा लक्षणा है। भारत खेल रहा है, वही उसकी तरह से भारत खेल रहा है यानी भारत के लोग, भारत जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, तो भारत थोड़ी खेल रहा है, भारत के लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर भी भारतीय लोगों को के लिए प्रचलन में क्या शब्द आता है? भारत आता है।
ये क्या हो गया है, रूढ़ हो गया है। तो यहाँ पर रूढ़ी लक्षणा या रूढ़ा लक्षणा है। अब आगे देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिंदी में जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं वो सारे के सारे किसके, कौन सी शब्द शक्ति के उदाहरण होते हैं, रूढ़ा लक्षणा के उदाहरण होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन की लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये कि हिंदी में जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती है वो इस रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण होते हैं। शक्ति का दूसरा भेद है प्रयोजनवती लक्षणा। परिभाषा देखिए, जहां किसी विशेष प्रयोजन उद्देश्य के लिए, प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य, तो प्रयोजन की सिद्धि के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए लक्षणा का प्रयोग किया जाए। जहां किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए लक्षणा का प्रयोग जहां पर किया जाता है वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। उदाहरण देखिए, सोहन का मन पत्थर है। पत्थर, मन पत्थर होता है क्या, नहीं। यहां मुख्यार्थ में क्या हो गई है, बाधा उत्पन्न हो गई है। तो बाधा उत्पन्न होगी, इसका मतलब कौन सी शब्द शक्ति नहीं होगी, अभिधा तो नहीं होगी। अब मन को क्या बताया है, पत्थर। मन कैसा हो गया है, सोहन का जो मन है वह स्वेदनहीन हो गया है। तो इसको, इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए कि वो कठोर है, वो स्वेदनहीन है, इसको बताने के लिए इस लक्षणा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर पत्थर शब्द जो है वो मन की जो संवेदनशीलता है उसके लिए आया है, कठोर है उसका मन। तो यहाँ पर विशेष प्रयोजन के लिए इसका प्रयोग किया गया है, इस वजह से यहाँ पर प्रयोजनवंती लक्षणा है। दूसरा उदाहरण देखिए, वह स्त्री तो गाय है। स्त्री कभी गाय होती है, गाय चार पैरों वाला जानवर, लेकिन यहाँ पर इसके चार पैरों वाला जो जानवर इसका अर्थ होता है उसमें क्या हो गई है, बाधा उत्पन्न हो गई है, मुख्यार्थ में बाधा हो गई है। यानी वह स्त्री क्या है, सीधी सादी है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसको क्या बताया है, गाय बताया है, गाय सीधी सादी होती है। तो वह स्त्री तो गाय है, यानी वह स्त्री बहुत ही सीधी सादी है। अगला देखिए, मुकेश तो उल्लू है। उल्लू होता है क्या, मनुष्य कभी जानवर बनता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो गई है। यहाँ पर ये रूढ़ नहीं है, मुकेश के लिए उल्लू रूढ़ नहीं है, तो रूढ़ी लक्षणा नहीं होगी। अब है दूसरी प्रयोजनवंती कि मुकेश जो है उल्लू किसका प्रतीक होता है, मूर्खता का प्रतीक होता है। तो मुकेश क्या है, मूर्ख है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर उल्लू शब्द काम में लिया गया है। तो विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए लक्षणा का प्रयोग किया जाता है, वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। चौथा उदाहरण देखिए, आंख उठाकर देखा तो कंकाल मात्र सामने पड़ा था। कंकाल मात्र, कंकाल पड़ा था नहीं, मनुष्य है लेकिन वो कैसा है, दुबला पतला है। इस दुबले पतले को बताने के लिए ही, इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही यहाँ पर कंकाल मात्र का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इन चारों उदाहरणों में कौन सी शब्द शक्ति हुई, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति हुई। अब आगे देखिए, प्रयोजनवती जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसके भी कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कंपटीशन में इनमें गहराई से पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में तो इतना गहरा नहीं पूछा जाता है। तो दो भेद कौन से, गौणी प्रयोजनवती और शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। अब इनको थोड़ा सा विस्तार से और पढ़ लेते हैं। प्रयोजनवती जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है उसके दो भेद होते हैं। पहला है गौणी प्रयोजनवती लक्षणा। परिभाषा देखिए, जहाँ पर मुख्य अर्थ की बाधा उत्पन्न होने पर, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो गई तो लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। लक्षणा के भी दो भेद थे, रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। तो होने पर सादृश्य, सादृश्य यानी
सम्मान, समानता के आधार पर, संबंध के आधार पर, अर्थात समान रूप, गुण, धर्म के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। मुख्य अर्थ में तो क्या हो गई है, बाधा उत्पन्न हो गई है। फिर सदृश्य के आधार पर, समान गुण, धर्म, रूप के आधार पर कोई दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां पर गौणी प्रयोजवती लक्षणा होती है। उदाहरण देखिए, मुख चंद्र है, मुख चंद्र है, मुख्य अर्थ में तो बाधा हो गई, मुख्य चंद्रमा कैसे हो सकता है, तो अभिधा शब्द शक्ति नहीं है। अब मुख जो है चंद्र, मुख के लिए रूढ़ नहीं हुआ है, तो रूढ़ी लक्षणा नहीं है। अब लक्षणा का कौन सा वेद बच गया, प्रयोजनवती लक्षणा बच गया। तो इसमें भी एक किसके, कौन से वेद में आ रहा है, मुख की समानता किससे बताई जा रही है, चंद्रमा से बताई जा रही है। किस आधार पर, सुंदरता के आधार पर, रूप के आधार पर इसका दूसरा अर्थ निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला उदाहरण देखिए, वह स्त्री तो गंगा है, स्त्री गंगा नदी कैसे हो सकती है, लेकिन यहाँ पर स्त्री और इसमें समानता के आधार पर दूसरा अर्थ निकाला जाता है कि ये जो स्त्री है ये गंगा की तरह क्या है, पवित्र है। तो यहाँ पर भी समानता के आधार पर दूसरा अर्थ निकाला गया है, तो गौणी प्रयोजवती लक्षणा है। अब देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। रूपक अलंकार है, और जहाँ पर रूपक अलंकार और लुप्तोपमा यानी धर्म लुप्त होता है उपमा अलंकार में, वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, गौणी प्रयोजवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर रूपक अलंकार आता है और उपमा अलंकार में लुप्तोपमा धर्म लुप्त होता है, वहाँ पर गौणी प्रयोजवती लक्षणा होती है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये रूपक का उदाहरण हो गया। अब देखिए, यहाँ पर समानता की गई है किसमें, रात और एक नारी में। उषा जो है उसकी स्त्री का रूप माना है, किसके आधार पर, जिस प्रकार से स्त्री में गुण होते हैं उसी प्रकार से उषा जो है वह भी स्त्री के रूप में कार्य करती हुई आ रही है। तो यहाँ पर भी समानता बताई गई है, और यहाँ रूपक अलंकार है, तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति हो गई, गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द से शक्ति हो गई। प्रयोजनवती का जो दूसरा भेद है वो देखिए, शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा। लक्षणा इसकी परिभाषा देखिए, जब किसी पद में मुख्यार्थ की बाधा होने पर, लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ जो है उसमें तो बाधा उत्पन्न होगी, तभी तो वो लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अगर मुख्यार्थ में बाधा नहीं है तो वो कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। तो मुख्यार्थ में बाधा होने पर तो लक्षणा हो गई। अब लक्षणा में भी कौन से में आएगी, सादृश्य के अतिरिक्त, सादृश्य यानी समानता के आधार पर अगर अर्थ ग्रहण किया जाता है तो गौणी लक्षणा हो जाएगी। और सादृश्य के अतिरिक्त अन्य संबंधों में, जैसे समीपता के कारण, साहचर्य के द्वारा उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा होती है। और अगर सादृश्य के अनुसार रूप गुण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है तो गौणी लक्षणा हो जाएगी। और अगर इसके अतिरिक्त समीपता के, साहचर्य के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है तो शुद्धा लक्षणा हो जाएगी। उदाहरण देखिए, मेरे सिर पर क्यों बैठते हो, कोई व्यक्ति जो है वो बहुत नज़दीक आकर बैठ गया है। अब देखिए, पहले तो मुख्यार्थ में क्या हो रही है, बाधा उत्पन्न हो गई है। कोई व्यक्ति सिर पर आकर बैठता है क्या, नहीं बैठता ना। तो यहाँ पर मुख्यार्थ में तो क्या हो गई है, बाधा उत्पन्न हो गई है। अब मुख्यार्थ के बाद में, बाधा उत्पन्न होने के बाद में ये लक्षणा में कौन से भेद में जाएगा, रूढ़ है नहीं,
तो रूढ़ि लक्षणा नहीं होगी। फिर किस में चला गया, प्रयोजनवृत्ति में चला गया। प्रयोजनवृत्ति में भी दो भेद होते हैं, उसमें कौन से में आ रहा है, एक कंपटीशन में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में तो इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन कंपटीशन में पूछा जाता है। अब सादृश्य है नहीं, समानता है नहीं, इस वाक्य में समानता है नहीं, तो सादृश्य के अनुसार नहीं होगा, तो गौरी लक्षणा भी नहीं होगी। अब है इसके अतिरिक्त समीपता, यानी वह व्यक्ति जो है वो कहाँ आके बैठ गया, आपके बहुत नज़दीक आके बैठे गया है, तो आप उसको क्या कहते हो, क्या मेरे सिर के ऊपर बैठेगा, तो वो समीपता के आधार पर है। यहाँ किस आधार पर अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, समीपता के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जा रहा है। तो कौन सी शब्द शक्ति होगी, शुद्धा प्रयोजनवृत्ति लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। अब देखिए गंगा में घर, गंगा में घर होता है क्या, नहीं, मुख्य अर्थ में क्या हो गई, ये बाधा हो गई है। अब गंगा के समीप, पास में, समीपता के आधार पर इसका अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। गंगा में घर का मतलब है गंगा के पास में घर। अब तीसरा देखिए, लाल पगड़ी आ रही है। लाल पगड़ी किसका प्रतीक है, सिपाही का प्रतीक है। तो लाल पगड़ी किसके आधार पर आ गई है, साहचर्य के आधार पर। लाल पगड़ी का संबंध किससे है, सिपाही से है, तो साहचर्य के आधार पर इसका लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी, शुद्धा प्रयोजनवृत्ति लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। ये आपकी जो दूसरी शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, वो यहाँ पूरी हो जाती है। अब जो तीसरी और अंतिम शब्द शक्ति का भेद है वो है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा देखिए, व्यंजना का शब्दार्थ है स्पष्ट करना। व्यंजना शब्द शक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्पष्ट करना। ये यहाँ से कंपटीशन में पूछा जा सकता है। परिभाषा देखिए इसकी, यदि किसी शब्द का न तो लोक प्रसिद्ध सांकेतिक अर्थ, यानी न तो अभिधा के अनुसार उसका अर्थ निकलता है लिया जाए, और न तत्संबंधी लक्षित अर्थ, यानी लक्षणा के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण किया जाए, अपितु दोनों से भिन्न कोई और ही अर्थ लिया जाए, तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अभिधा का अर्थ आ गया, लक्षणा का अर्थ आ गया, और उसके बाद भी अगर कोई अर्थ आता है तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। या इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि न तो अभिधा के अनुसार अर्थ निकल रहा है, न लक्षणा के अनुसार अर्थ निकल रहा है, बल्कि कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब आगे देखिए, व्यंजना के उदाहरण देखिए। सूरज डूब गया, साधारण अर्थ तो इसका ये हुआ कि सूरज जो है वो अस्त हो गया है, अंधेरा हो गया है, लेकिन इसका ये अर्थ न लगाकर इसका अलग अलग मनुष्य अपने अनुसार इसका अर्थ लगाते हैं। सूरज डूब गया इसका मतलब शाम हो गई है, घर चलने का समय हो गया है। खेत में काम करने वाला जो किसान है वो कहेगा कि घर चलने का समय हो गया है। विद्यार्थी जो पढ़ रहा है वो किताब बंद करके रेस्ट करने का उसका समय हो गया है। तो सूरज डूब गया है, इसका अर्थ अलग अलग निकलता है। न तो सांकेतिक अर्थ होता है इसका, न लक्ष्य के आधार पर अर्थ निकाला जाता है, बल्कि कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। इसमें कल्पना का सहारा लिया जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, पुजारी ने कहा अरे संध्या हो गई। संध्या हो गई इसका मतलब धूप बत्ती का समय हो गया, पूजा का समय हो गया है, घर जाने का समय हो गया है। नौकरी पेशा जो लोग हैं वो घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसान जो है, चरवाहा जो है, वो अपनी गायों को लेकर घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो लोग जो है इसका अलग अलग अर्थ लगाते हैं। अब देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति में शब्द और अर्थ दोनों का ही व्यापार रहता है, दोनों का ही महत्व होता है, दोनों ही इसमें होते हैं। इसलिए व्यंजना के कितने भेद हो गए, दो भेद हो गए। कौन कौन से, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। जिसमें शब्दों का महत्व है वो शाब्दिक व्यंजना, और जिसमें अर्थ का महत्व है वो आर्थी व्यंजना हो गई। अब देखिए पहली शाब्दिक व्यंजना परिभाषा देखिए,
जब किसी वाक्य या पद में किसी शब्द विशेष के कारण ही क्या हो, व्यंजना का प्रभाव बना रहता है। उस शब्द की वजह से ही व्यंग्यार्थ होता है, व्यंजना का प्रभाव बना रहता है। और अगर उस शब्द को हटाकर उसका पर्यायवाची वहाँ पर रख देते हैं तो व्यंजना का जो प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वहाँ पर कौन सी होती है, शाब्दिक व्यंजना होती है। यानी शब्द विशेष के कारण ही वहाँ पर व्यंजना का प्रभाव रहता है, वहाँ पर शाब्दिक व्यंजना होती है। एक इम्पोर्टेंट बात देखिए, याद रखिए इसको, शैलेश जो अलंकार होता है अगर वो कहीं पर आ जाता है तो वो किसका उदाहरण होगा, शाब्दिक व्यंजना का उदाहरण होगा। शैलेश अलंकार आ गया, इसका मतलब कौन सी शब्द शक्ति होगी, शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति हो गई। अब इसके उदाहरण देखिए, अब शाब्दिक व्यंजना का उदाहरण देखिए। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिये वर्ष भानुजा ये हलदर के वीर। ये उदाहरण जो है वो कंपटीशन के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, चिरजीवो लंबे समय तक जिए श्री कृष्ण और राधा के लिए कहा गया है। जोरी जुरे राधा और श्री कृष्ण की जोड़ी जुड़ी रहे, क्यों न स्नेह गंभीर, उन दोनों के बीच में गहरा स्नेह क्यों न हो। क्यों, को घटिये वर्ष भानुजा, ये दोनों किसी से कम नहीं है। ये तो क्या है, राधा जी क्या है, वर्ष भानुजा, वर्ष भानु की पुत्री है। ये हलदर के वीर और ये बलराम के वीर यानी भाई है। अब देखिए यहाँ व्यंजना किस में आई है, वृष भानुजा और हलदर, इसकी वजह से व्यंजना का प्रभाव आया है। अगर इनकी जगह है वृष भानु की पुत्री लिख दे और यहाँ पर बलराम लिख दे तो व्यंजना का जो प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इन दोनों शब्दों की वजह से यहाँ व्यंजना में प्रभाव पैदा हुआ है, तो यहाँ शाब्दिक व्यंजना हो गई। अब दूसरा उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब इसमें जो पानी शब्द है, इस पानी की वजह से इसमें व्यंजना का प्रभाव आया है। अगर पानी की जगह उसका पर्यायवाची जल रख देते हैं, जल गए न उबरे मोती मानस चून, तो वो व्यंजना का जो प्रभाव वो नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इस शब्द की वजह से व्यंजना में प्रभाव आया है, व्यंजना तो शाब्दिक व्यंजना हो गई। और दूसरी बात, ये किसके उदाहरण है, शैलेश अलंकार के उदाहरण है। तो शैलेश अलंकार आते ही कौन सी शब्द शक्ति हो जाती है, शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति हो जाती है। ये उदाहरण तो कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया है। अब व्यंजना का दूसरा भेद देखिए, आर्थी व्यंजना। अर्थ यानी जिसमें व्यंजना किसके अनुसार हो, अर्थ के अनुसार हो, उसमें शब्द का कोई महत्व नहीं है, शब्द की जगह उसका पर्यायवाची रख देते हैं तो भी व्यंजना का जो प्रभाव वो नष्ट नहीं होता है। परिभाषा देखिए, जब किसी पद में व्यंजना का प्रभाव शब्द पर निर्भर नहीं होकर, यानी शब्द पर उसका प्रभाव निर्भर नहीं है, किस पर होता है, अर्थ के ऊपर उसका प्रभाव निर्भर रहता है। उस शब्द के स्थान पर उसका कोई पर्यायवाची रख दिया जाता है तो भी व्यंजना का जो प्रभाव है उस प्रभाव में कोई कमी नहीं आती, वो प्रभाव बना रहता है, वहाँ पर आर्थी व्यंजना होती है। उदाहरण देखिए, उसने कहा संध्या हो गई। किसने कहा है कि संध्या हो गई है, तो लोग अपने अनुसार उसका अर्थ लगा लेते हैं। अब यहाँ पर संध्या हो गई, इसकी जगह अगर शाम कर देते हैं, शाम हो गई है, तो भी अर्थ वही निकलेगा। शाम हो गई है, दीपक करने का समय हो गया है, घर जाने का समय हो गया है, संध्या हो गई है, तो भी उसका अर्थ वही निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये किस पर आधारित है, अर्थ पर आधारित है। तो यहाँ पर कौन सी व्यंजना हो गई, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति हो गई। दूसरा उदाहरण देखिए, रजनीगंधा खिल गई। रजनीगंधा का फूल खिल गया है, लेकिन अब इसका अर्थ देखिए अलग निकलेगा। रजनीगंधा जो है वो कब खिलती है, आधी रात को खिलती है, यानी रजनीगंधा खिल गई, इसका मतलब है आधी रात
हो गई है। दूसरा अर्थ और निकलता है इसका, व्यंग्यार्थ और निकलता है कि भाग्योदय का समय आ गया। रजनीगंधा खिलने का मतलब है भाग्य के उदय होने का समय आ गया है। तो यहाँ पर भी आर्थी व्यंजना है। अब देखिए व्यंग्यार्थ का ज्ञान जो है वो प्रसंग से ही होता है। किस प्रसंग में उस शब्द का प्रयोग किया गया है, उस वहाँ पर प्रसंग क्या चल रहा है, उसके अनुसार ही उसका अर्थ निकाला जाता है। एक बात और ध्यान रखिए कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि कल्पना का सहारा कौन सी शब्द शक्ति में लिया जाता है। तो कल्पना का सहारा जो है वो व्यंजना शब्द शक्ति में ही लिया जाता है। कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि कौन सी शब्द शक्ति में कल्पना का सहारा लिया जाता है, यानी कल्पना के आधार पर उत्तर निकाला जाता है, तो वो है व्यंजना शब्द शक्ति। अब देखिए इन तीनों शब्द शक्तियों का तुलनात्मक विवरण यहाँ पर देखते हैं। पहले अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तीनों में अंतर। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, और बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। या अभिधा और व्यंजना शब्द शक्ति में क्या अंतर होता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो कंपटीशन की दृष्टि से और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहली बात, इसमें केवल मुख्य अर्थ प्रकट होता है। किसमें? अभिधा जो शब्द शक्ति है उसमें जो शब्द है उसका को मुख्य जो अर्थ है वही प्रकट होता है। लक्षणा में देखिए इसमें शब्द के मुख्यार्थ से हटकर मुख्य अर्थ जो है उसमें तो बाधा उत्पन्न हो जाती है, हटकर उसी के लक्षण के आधार पर कोई अन्य अर्थ निकाला जाता है। जैसे मोहन गधा है, गधा कैसे हो सकता है, लेकिन उसके लक्षण उसी के अनुसार, उसके जो लक्षण है उसके अनुसार उसका अर्थ निकाला जाता है। अब मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न कोई अन्य अर्थ निकलता है, यानी कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। किसमें? व्यंजना शब्द शक्ति में। दूसरा अंतर देखिए, इसका अर्थ निश्चित होता है। शब्द का अर्थ निश्चित हो जाए। जैसे गाय घास चर रही है, तो यहाँ पर गाय जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? निश्चित है। इसमें कल्पना का कोई प्रयोग नहीं होता है। लक्षणा में देखिए अर्थ निश्चित नहीं होता है, किंतु किसके आधार पर? लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला जाता है। अर्थ निश्चित नहीं होता है लेकिन लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ निकाल लिया जाता है। अब व्यंजना में देखिए प्रसंग के आधार पर अर्थ का स्वरूप तय हो जाता है और कल्पना का सहारा लिया जाता है। इन कल्पना के आधार पर उसका अर्थ निकाला जाता है। इसमें कल्पना का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है और इसमें कल्पना के आधार पर अर्थ निकाला जाता है। तीसरा अंतर देखिए, इसके लिए किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी अभिधा जो शब्द शक्ति है उसमें शब्द का अर्थ निकालने के लिए किसी दूसरी शब्द शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लक्ष्यार्थ निकालने में अभिधा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसमें अभिधा में तो किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन लक्षणा जो शब्द शक्ति है उसमें शब्द का अर्थ निकालने में अभिधा की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए व्यंजना में अभिधा और लक्षणा दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। पहले अभिधा का अर्थ निकलता है, फिर लक्षणा का, और फिर इन दोनों के अलावा तीसरा ही अर्थ निकलता है। तो ये तीन अंतर इन तीनों में हो गए, ये याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मित्रों आज अपना जो बिंदु है शब्द शक्ति का ये समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद में आपका जो शब्द शक्ति का जो डर है वो निकल गया होगा। आपके शब्द शक्ति के जितने भी प्रश्न आते हैं वो बिल्कुल सही होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए आप, और अगर कोई इससे संबंधित प्रश्न पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे आगे आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।